आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने में 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को किया था और महज 28 महीने में ही ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है और ये 4 लेन है। आगे इसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होकर इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है ये आपको बता दें। उन्होंने लिखा कि 16 जुलाई को बुंदेलखंड क्षेत्र की मेरी बहनों और भाइयों के लिए एक विशेष दिन है। जालौन जिले में एक कार्यक्रम में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। आगे उन्होंने लिखा कि ये परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। वहीं इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जालौन में बुंदेलखंड वासियों की आकांक्षाओं को नई ऊंचाई प्रदान करता बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित होगा। समग्र विकास के नए आयाम स्थापित करता ये एक्सप्रेसवे नए उत्तर प्रदेश के नए बुंदेलखंड का प्रगति द्वार है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है ये आपको बताते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन का है और 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चित्रकूट से इटावा तक ये एक्सप्रेसवे 7 जिलों तक फैला है। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और महज 28 महीने के अंदर ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। गुजरात के छोटा उदेपुर में गोहत्या के एक आरोपी के अवैध घर को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया। दावा है कि आरोपी इसी घर में अवैध कसाईखाना चला रहा था, जिसकी जानकारी जब प्रशासन को मिली तो अवैध मकान को उन्होंने पुलिस की मदद से ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि इसी मकान में काफी समय से अवैध कसाईखाना चलाया जा रहा था और कुछ दिन पहले ही यहां से 80 गाय भैंसें छुड़ाई गई थी। भारी पुलिस फोर्स और बुलडोजर के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने 3-4 घंटे के अंदर ही पूरे मकान को तोड़ डाला। सबसे पहले बुलडोजर से घर की बाहरी दीवार को तोड़ा गया और फिर छत को ढाया गया, जिसके बाद कुछ ही देर में पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में चुनाव प्रचार किया। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपने मध्य प्रदेश दौरे में सीएम शिवराज सिंह चौहान और दूसरे पार्टी नेताओं से मुलाकात की और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा पटना पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस और दूसरे दलों के विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। इस बीच शाम 6 बजे बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें उपराष्ट्रपति के नाम पर मोहर लग सकती है। अजमेर में भड़काऊ नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार गौहर चिश्ती को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इसके साथ ही गौहर चिश्ती के साथी और हैदराबाद में गौहर को अपने घर में पनाह देने वाले मुनव्वर को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस गौहर चिश्ती से पूछताछ करेगी। उम्मीद ये की जा रही है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो गौहर चिश्ती को 7 दिन की रिमांड दी गई है। अजमेर दरगाह का खादिम है गौहर, जो कि फरार चल रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया और उस पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है। हैदराबाद से उसकी गिरफ्तारी हुई है। गौहर चिश्ती पर अब पुलिस का शिकंजा पूरी तरह से कस गया है, जिसे अजमेर पुलिस ने 1 रोज पहले ही हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और फिर उसे लेकर पुलिस की टीम अजमेर पहुंच गई। इसके बाद गौहर चिश्ती और उसके साथ हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए मुनव्वर नाम के एक दूसरे आदमी को क्रिश्चियनगंज थाने लाया गया। पुलिस के मुताबिक राजस्थान से भागकर हैदराबाद गया गौहर चिश्ती मुनव्वर के घर में ही छिपकर रह रहा था। 11 तारीख को अजमेर पुलिस गई और उसको भेष बदल कर गई अजमेर पुलिस, क्योंकि लगातार वो चकमा दे रहा था। अजमेर पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए गौहर चिश्ती ने अपना भेष भी बदल दिया था, लेकिन खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने हैदराबाद में गौहर चिश्ती का ठिकाना ढूंढ लिया और फिर 1 रोज पहले शाम को वहां धावा बोल दिया। लेकिन अजमेर पुलिस के मुताबिक भड़काऊ नारेबाजी के आरोपी गौहर चिश्ती ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उसकी टीम पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उसे जल्द ही काबू में करने के बाद पकड़ लिया, जिस पर 17 जून को अजमेर में नुपुर शर्मा के खिलाफ हुए एक प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ नारेबाजी करने का आरोप है।
इसके बाद 23 जून को गौहर चिश्ती के खिलाफ अजमेर में मामला दर्ज किया गया। बताया गया कि केस दर्ज होने के बाद ही गौहर चिश्ती हैदराबाद भाग गया था। गौहर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया कि उसका पीएफआई से भी कनेक्शन है। इसके साथ ही गौहर चिश्ती के तार और किन संगठनों से जुड़े थे, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। ये मामला बेहद संगीन है और पुलिस है वो हर एंगल से जांच करेगी। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक देश भर में नुपुर शर्मा के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के पीछे पीएफआई से जुड़े राजनीतिक संगठन एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हाथ है। एसडीपीआई को पीएफआई का ही एक दूसरा चेहरा माना जाता है और कहा जाता है कि इस संगठन के सदस्य भी देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक एसडीपीआई भी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में पीएफआई का पूरा साथ देती है और दावा किया गया कि गौहर चिश्ती भी इसी संगठन से जुड़ा था। इसके साथ ही गौहर चिश्ती का कनेक्शन कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद के साथ भी मिला है। कन्हैया लाल हत्याकांड की जांच के दौरान ये सामने आया कि रियाज और गौस की पाकिस्तान के 18 नंबरों पर बात हुई थी। जब इन 18 नंबरों को खंगाला गया तो जांच का दायरा 300 लोगों तक पहुंच गया। इसके बाद पता चला कि कुल 2500 लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान की संस्था दावत-ए इस्लामी के लिए काम कर रहे थे। सूत्रों का दावा है कि एसडीपीआई ने दावत इस्लामी से जुड़े इन्हीं लोगों का इस्तेमाल नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन और भड़काऊ नारेबाजी में किया था। पटना में एसडीपीआई के दफ्तर पर छापा पड़ा। पटना पुलिस ने पीएफआई से जुड़े संगठन एसडीपीआई के दफ्तर पर छापा मारा और वहां से काफी विवादास्पद दस्तावेज बरामद किए। साथ ही ये भी जानकारी हाथ लगी कि अब तक इस संगठन ने कब कब बैठक की और कौन कौन इसके सदस्य बने। दिल्ली के कनॉट प्लेस में अलका नाम के होटल में आग लग गई, जिससे एक आदमी घायल हो गया। यूपी के बरेली में कुछ पुलिस वालों पर आरएसएस नेता को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा। इसके बाद 8 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें 2 दारोगा भी शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई मामले में एटीएस ने अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। पुलिस और एटीएस ने अब तक अतहर परवेज, जलालुद्दीन, अरमान मलिक, मरगूब अहमद, दानिश को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि दानिश ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ है और उसका सक्रिय सदस्य भी है। गजवाए हिंद ग्रुप में अगले साल से यानी 2023 से डायरेक्ट जिहाद छेड़ने की बात की गई और इस चैट में कहा गया कि खिलाफत का ऐलान यहाँ के इंडियन मुस्लिम करेंगे। इस वाले मामले में 1 गिरफ्तारी हुई है और कल वाले मामले में 3 गिरफ्तारियां हैं। इसमें हो सकता है कि इंटरनेशनल लिंक्स भी हों और होंगे भी, क्योंकि इसमें जो ग्रुप के सदस्य हैं बांग्लादेश के भी हैं, यमन के भी हैं और अन्य देशों के भी हैं। तो इसलिए हम लोग जो मनी ट्रेल का और मनी लिंक्स का जो है उसके लिए हम लोग अलग से अनुसंधान करने के लिए प्रवर्तन निर्देशालय को अनुरोध करेंगे। और अब आपको बताते हैं पीएफआई मामले में गिरफ्तार किए गए मरगूब अहमद दानिश का पाकिस्तान कनेक्शन आखिर है क्या। आपको बता दें कि गिरफ्तार दानिश गजवाए हिंद का सक्रिय सदस्य है, जो साल 2016 से गजवाए हिंद के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही पाकिस्तान के फैजान से लगातार संपर्क में भी रहा है। फैजान कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अहम सदस्य है। साल 2017 से 2019 तक कश्मीर में गजवाए हिंद का कमांडर मूसा था। 2019 में मूसा के मारे जाने पर दानिश कई महीनों तक गजवाए हिंद का कमांडर बना रहा।